0.9%, उससे कम होगा तो हाइपोटोनिक और उससे ज्यादा होगा तो हाइपरटोनिक सलाइन। ठीक है, प्लाज्मा की बताइए ना, यही होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा के सेम जिसकी ऑस्मोलरिटी होगी वो आइसोटोनिक, उससे कम होगी तो हाइपोटोनिक और उससे ज्यादा होगी तो हाइपरटोनिक। आरबीसी अगर आइसोटोनिक में है तो ना तो वो स्वेल होंगी ना ही वो श्रिंक होंगी। ठीक है, अगर हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, स्वेल हो जाएगी, और अगर हाइपरटोनिक में रखेंगे तो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है, इसीलिए इस तरीके से प्रोसीजर। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ईच इन, नॉर्मल सलाइन में भी रखेंगे, ठीक है, हाइपोटोनिक सलाइन में और हाइपरटोनिक सलाइन में। एंड नोट द इफेक्ट्स ऑन आरबीसी मॉर्फोलॉजी अंडर माइक्रोस्कोप। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, जब आइसोटोनिक सलाइन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आरबीसी पे, हाइपोटोनिक में होगी तो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगी, बिकम स्फेरिकल, एंड if the hypotonicity is more than more, the RBC membrane will break up causing hemolysis। और जब हाइपोटोनिक सलाइन में है तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएंगी एंड अटेन स्टार शेप। दिस इज नोन एज क्रेनेशन ऑफ द सेल्स ड्यू टू हाइपरटोनिक फ्लूइड आउटसाइड ड्रॉइंग आउट द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सभी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो आइसो ऑस्मोटिक होते हैं। ठीक है, all isotonic solutions are isoosmotic, all isoosmotic solution need not to be isotonic। ठीक है, the cells can survive only in isotonic medium। आइसोटोनिक आइसोosmotic है, लेकिन सभी आइसोosmotic जो है वो आइसोटोनिक हो, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल है, आइसोosmotic solution of urea cannot maintain the integrity of cells। ठीक है, तो ये है आइसोटोनिक में रखेंगे तो सेल्स कैसी रहेंगी आरबीसी, फिर हाइपरटोनिक में रखेंगे तो श्रिंक हो गई, और हाइपोटोनिक में रखेंगे तो स्वेल हो जाएंगी। गेट बंद करो, है ना। और मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर बाहर। ठीक है, दोनों साइड है, इसीलिए आइसोटोनिक रहेगा, और इसमें वो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। तो आइसोटोनिक सलाइन 0.9% NaCl, the concentration of solutes outside the cell equal to the concentration of solute inside the cell। So RBC neither swells nor shrinks because there is no concentration gradient to induce the diffusion of large amount of water across the cell membrane। So water molecule freely diffuse through the plasma membrane in both directions। ठीक है, अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी। As the rate of water diffusion is same in each direction, the cell will neither gain or nor lose the water। हाइपरटोनिक में ये जो साइड में डायग्राम आ रहा है ना, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे आरबीसी को तो ये माइक्रोस्कोपिक वो है इसका व्यू। इसके बाद हाइपरटोनिक में रखेंगे तो हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, श्रिंक हो रही है, तो इट हैज ए ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन अदर टू सॉल्यूशंस। ठीक है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक से। So when RBC is immersed in a hypertonic solution, osmotic pressure tends to force water to flow out of the RBC in order to balance the concentration of solute on either side of the cell membrane। The cytosol is conversely categorized as hypotonic, opposite of the outer solution। और इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की हो जाएगी। उसके बाद हाइपोटोनिक में जाएगा तो हाइपोटोनिक में स्वेल हो रही है। ठीक है, तो hypotonic solution has a lower concentration of solutes due to osmotic pressure। Water diffuses into the RBC and RBC often appears turbid or bloated। If the gradient is large enough, the uptake of excess water can produce enough pressure which can cause rupture of the cell। ठीक है, तो इस तरीके का अपन वो रेजिन के साथ भी करते हैं, है ना। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में उसको रखेंगे। गेट बंद कर दो। ठीक है, ये तो ऑस्मोसिस का हो गया। फिर है फ्रेजिलिटी, कि किस सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन पे जो आरबीसी है वो टूटने लग जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, और कब किस सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन पे फ्रेजिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। मींस कहाँ पे आरबीसी टूटना स्टार्ट होगी और कहाँ पे वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। ठीक है, तो fragility is the ease with which RBCs are broken down or hemolyzed in hypotonic solution is called osmotic fragility of RBC।
It is expressed in terms of concentration of hypotonic solution in which cells are hemolyzed. ठीक है, तो दोनों चीजें यूज करेंगे, saline और distilled water. इसका प्रोसीजर क्या है? इस तरीके से हमें 12 टेस्ट ट्यूब लेनी है. ठीक है, तो सेट अप अ सीरीज ऑफ 12 ट्यूब्स इन ए रैक एंड नंबर देम 1 to 12. नेक्स्ट क्या करेंगे? प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग हाइपोटोनिसिटी बाय मिक्सिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ 1% NaCl. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हाइपोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे स्टार्टिंग वाली जो ट्यूब है उसमें कितनी ड्रॉप्स हैं? 18. फिर वो कम होती जाएंगी. ठीक है, और नेक्स्ट क्या करेंगे? देन ऐड डिस्टिल वाटर इन सीरियली नंबर्ड टेस्ट ट्यूब 1 to 12. है ना, NaCl की ड्रॉप्स क्या हो रही हैं? कम होती चली जाएंगी हर टेस्ट ट्यूब में, और डिस्टिल वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो इंक्रीज होती चली जाएंगी. है ना, जैसे इनिशियली आपने 7 डाली, फिर 10 डाल दी, फिर 12 डाल दी, इस तरीके से इंक्रीज होती चली जाएंगी. तो फर्स्ट ट्यूब है जिसको नंबर 1 दिया है, इट कंटेन्स नॉर्मल सेलाइन 0.9% विच इज नियरली आइसोटोनिक, और जो लास्ट ट्यूब है इट इज फिल्ड विद डिस्टिल वाटर. क्योंकि सोडियम क्लोराइड की ड्रॉप्स तो कम होती जा रही हैं, तो जो लास्ट ट्यूब है उसमें क्या है? सिर्फ डिस्टिल वाटर है. देन उसको शेक करेंगे, देन ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इन ईच ऑफ द ट्यूब. ठीक है, दोनों सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर को मिक्स करने के बाद हर में एक एक ड्रॉप जो है ऐड कर देंगे ब्लड की. Invert each tube once to mix blood with saline and allow to stand for 30 minutes. ठीक है, सब कुछ को मिक्स करके और उसको 30 मिनट के लिए फिर रख देंगे. After 30 minutes, observe tube against white background without shaking. तो इस तरीके से होगा. देखो, इनको देखोगे भी तो देखो, यहाँ तो सेम ही दिख रहा है, ब्लू 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 ब्लू, यहाँ पे थोड़ा रेड होने लगा. तो इसका मतलब फ्रेजिलिटी कहाँ से स्टार्ट हुई? इस पॉइंट से. ठीक है, उसके बाद वो इंक्रीज हो गई, यहाँ पे पूरा मिक्स हो गया. मीन्स यहाँ पर सब जगह डॉट दिख रहा है बॉटम में रेड, और यहाँ पर बॉटम में जो रेड डॉट है वो डिसअपियर हो गया. मीन्स यहाँ पर फ्रेजिलिटी स्टार्ट हुई, क्योंकि ये रेड कलर आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर कंप्लीट हो गई. तो स्टार्ट यहाँ से हुई 0.48 से और एंड हो जाएगी 0.36 और 0.32 के बीच में. ठीक है, तो ये जो बीच का पॉइंट है उसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ फ्रेजिलिटी एंड एंड ऑफ फ्रेजिलिटी. तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इससे इसके बीच में होगी. इतना सलाइन यानी कि इतना सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और इतने डिस्टिल वाटर की ड्रॉप्स. क्लियर? सब समझ में आ रहा है कि ऑस्मोसिस में क्या हुआ था कि अपन आरबीसी को किस तरह के सॉल्यूशन में रखेंगे और क्या फर्क पड़ेगा और क्यों हो रहा है? वो ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है. ठीक है, अब फ्रेजिलिटी में क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग हाइपोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए अपन 12 टेस्ट ट्यूब ली, उनमें मिक्स किया डिस्टिल वाटर और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन. जो फर्स्ट ट्यूब है इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगी सलाइन की और सबसे कम ड्रॉप होंगी डिस्टिल वाटर की, और जो लास्ट ट्यूब है उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, तो सब में उसके बाद ऐड करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे फ्रेजाइल होना स्टार्ट हुआ और कहाँ पे कंप्लीट हो गई. उसके बाद वो रेड कलर इंक्रीज ही होगा, उसका चेरी रेड हो जाएगा. ठीक है, ये देखो टेस्ट ट्यूब नंबर 1, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर 3 है, और सोडियम क्लोराइड की इसमें ड्रॉप्स हैं 22, सलाइन सोल्यूशन 0.88, अप्रोक्सीमेटली नियर टू 0.9. ठीक है, आइसोटोनिक के पास में. ठीक है, जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब इंक्रीज होती जा रही है फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर विल इंक्रीज 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. है ना, और जो नंबर है किसके? सलाइन के, सोडियम क्लोराइड के, वो 0 हो जाएगा लास्ट टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, अब इसको हम एग्जामिन करेंगे तो क्या देखेंगे? द सेडिमेंटेशन लेयर ऑफ आरबीसी फ्रॉम द ट्रेस ऑफ रेड टिंज इंडिकेटिंग ऑनसेट ऑफ hemolysis. ऑब्जर्व द इंक्रीज इन रेडिशनेस ऑफ द supernatant fluid as the concentration goes lower and complete red color with no RBC sediment in one of the tube which shows complete hemolysis. जहाँ पर डॉट कोई भी अपीयर नहीं हो रहा वहाँ पर complete hemolysis हो गई. This will give the range of fragility of RBC, which ranges normally from 0.48% to 0.34%. It is the beginning of to complete hemolysis. कहाँ से start हुआ? 0.48 से, और 0.36 और 0.32 के बीच यानी कि 0.34 पे fragility complete हो गई, complete hemolysis हो गया. Clear? समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकल होगा नहीं, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ही है ये तीनों का ही, ESR, PCV,
गेट बंद कर दो। हाँ थोड़ी देर और खड़े रहो, बंद कर दो गेट को, थोड़ी देर और रहो बाहर, गेट बंद कर दो। ठीक है। ऑस्मोटिक फिनोमेना, मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट that is water through a semi permeable membrane from a solution with a low solute concentration to a solution with a higher solute concentration। ठीक है, ये होता है ऑस्मोसिस। आपने वो वाला देखा है ना कि दो कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, एक कंपार्टमेंट ए है और एक है कंपार्टमेंट बी, है ना। एक कंपार्टमेंट में सोडियम क्लोराइड कम है और एक में ज्यादा है ना। तो वाटर मूव करेगा किधर से किधर, जहाँ पर लो सोलिड की कंसेंट्रेशन यानी कि सोडियम क्लोराइड कम है, और किधर जाएगा जहाँ पर सोडियम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो उस मूवमेंट को रोकता है, यानी कि जो ए से बी में जा रहा है वाटर, उसके मूवमेंट को जो रोकने वाला प्रेशर है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑस्मोसिस की? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम intestine occurs due to osmosis, regulation of urine formation, osmotic exchange between plasma and RBC, and also helps to maintain intracellular and extracellular fluid contents and volume. So इसके observation है कि test tube in which no hemolysis has occurred, RBC will be seen forming a red dot at the bottom of tube with clear saline solution. Test tube in which some hemolysis has occurred, saline will be tinted red with hemoglobin and some RBCs will be seen forming a red dot at the bottom of the tube, जहाँ पर स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो वहाँ दिखेगा भी और थोड़ा रेड कलर भी दिखेगा। दिस इज ऑनसेट ऑफ फ्रेजिलिटी, जो कब दिखती है, जहाँ पर 0.48% NaCl सोल्यूशन है। और जहाँ पर हीमोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी, saline will be uniformly red with no red mass at the bottom of tube. This is ending of fragility that is seen in 0.34% NaCl solution. Various hemolyzers are the substances which can cause hemolysis, जो करवाते हैं breakdown RBC का when brought in contact with red cell, जैसे कि fat solvent like ether, distilled water, snake venom, bacterial antitoxin and strong acids or alkalis. आफ्टर इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी बहुत ज्यादा हीमोलिसिस होगी तो क्या होगा? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया कब होता है? मेनली इसका क्या एग्जांपल है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया का? हाँ बोलो। आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है। हीमोग्लोबिनेमिया लीडिंग टू हीमोग्लोबिन यूरिया एंड कैन लीड टू रीनल फेलियर, ज्यादा प्रोटीन अगर निकलेगा तो रीनल फेलियर। हीमोलिटिक जॉन्डिस ड्यू टू एक्सेस लोड ऑफ बिलिरुबिन इन द लिवर। हीमोलिटिक जॉन्डिस का भी यही कॉज होता है ना, प्री हिपैटिक जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, एक्सेसिव हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी। ठीक है। नेक्स्ट है ईएसआर। कौन बताएगा थोड़ा बहुत ईएसआर के बारे में? देखना कितना मूवमेंट स्टार्ट होगा पीछे, फोन अंदर जाएगा, कॉपी किताब इधर उधर जाएंगे। हाँ बताओ ईएसआर के बारे में कौन बताएगा? बोलो क्या होती है ईएसआर? तो सबने पढ़ी है ना ब्लड में। ईएसआर क्या होती है, पीसीबी क्या होती है? हाँ बोलो बेटा। ठीक है, डिफाइन करो। व्हाट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट? इतना ही पता है? डेफिनेशन बताओ, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है? कौन बता रहा है? कौन बताएगा इधर से? फर्स्ट रो। 3-4 और नहीं पढ़ जाते रो में? आ सकते थे, हो जाएंगे एडजस्ट। बिठाओ, चलेगा? बहुत है इतना ही? अरे नहीं, 3-4 तो और बैठ सकते हैं इधर। कौन बता रहा है ईएसआर क्या है? येलो शर्ट बताओ। अरे ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और फैट सेल वॉल्यूम तो मुझे भी पता है, उसके आगे का बताओ। किसमें होता है? पीसीबी में या तो रस्सी फॉर्मेशन क्या करेगा? ईएसआर को अफेक्ट करेगा, पीसीबी को अफेक्ट करेगा? क्या होता है रोलक फॉर्मेशन? क्या
बाई कॉनकेव शेप को बोलते हैं रोलक्स फॉर्मेशन? नहीं, वो तो अच्छा है उसके लिए, आरबीसी के लिए। अगर वो इस शेप में नहीं रहेगी तो कैपिलरी से पास नहीं हो सकती, हीमोग्लोबिन यानी कि गैसियस एक्सचेंज इजी हो जाता है उससे। तो रोलक्स फॉर्मेशन तुमने बोला ना, क्या होता है रोलक्स फॉर्मेशन? कलेक्ट हो जाती है कहाँ पर? तुम बताओ क्या होता है रोलक्स फॉर्मेशन? कॉपियों में तो सबने लिखा है रोलक्स फॉर्मेशन, रोलक्स फॉर्मेशन। क्या होता है रोलक्स फॉर्मेशन इंटरनल में? क्या होता है पाइल अप मतलब क्या? सिक्के की तरह एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाती है ना? तो वो क्या करेगी यार, ईएसआर को इफेक्ट देगी? बैठ जाओ दोनों। ईएसआर को अफेक्ट करेगी या पीसीबी को? कैसे? दोनों को तो कर दिया, बोलने में तो क्या जाता है, लेकिन कैसे? इंटरनल का एग्जाम थोड़ी है, कॉपी में कुछ भी लिख दोगे दोनों को अफेक्ट कर रही है। बताओ कैसे अफेक्ट करेगी ईएसआर पीसीबी को? रोलक्स फॉर्मेशन, अगर आरबीसी एक जगह इकट्ठी हो रही है तो हाउ दे आर अफेक्टिंग ईएसआर एंड पीसीबी? कौन बता रहा है? ये मिड में जो बैठे हैं उनमें से कौन बता रहा है? हाँ तुम बताओ। क्या होती है ईएसआर? फुल फॉर्म मत बोलना, डेफिनेशन बोलना। बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसका मतलब वेसल में तो कुछ ही नहीं हो रहा है ना, बाहर ही ले रहा है ना टेस्ट ट्यूब का मतलब, ब्लड को बाहर ही लिया है अपन ने। हाँ, तो कैसे बैठेगी वो? आरबीसी सेटल डाउन क्यों हो रही है? और कौन सी कंडीशन है, जैसे कि अब नॉर्मल सिचुएशन में बताओ कि आरबीसी सेटल डाउन क्यों होगी? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। अगर बॉडी में ज्यादा वाटर है, ज्यादा फ्लूइड है, तो आरबीसी क्या करेगी? सेटल होगी या फ्लोट करती रहेगी उसमें, या मूव होती रहेगी? सेटल हो जाएगी। मूव होती रहेगी ना। जब पानी की कमी हो गई, थोड़ा पानी कम हुआ, तो आरबीसी सेटल डाउन होने लगेगी क्या? बिल्कुल बेकार है, सबने पढ़ा हुआ है ये सर पीसीबी। फर्स्ट तो तुम बताओ। फ्लूइड वॉल्यूम से कैसे अफेक्ट होगी ये सब? मीन्स जो भी कंडीशन जिनमें कि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन होता है या वॉमिटिंग की वजह से, जब भी फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उस टाइम ईएसआर का क्या होगा? ईएसआर बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि ईएसआर का मतलब क्या है? बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। आरबीसी, गेट बंद कर दो बेटा, 3 बजे आना ना, 2:30 बजी गया। बंद कर दो गेट, बंद, गेट तो बंद कर दो। So what is ESR? It is the rate at which cells in the blood settle down for a particular unit of time. एक फिक्स टाइम में वो कितना सेटल हो सकती हैं या हो जाएंगी, दैट इज ESR। और इसके लिए हम जो टाइम लेते हैं वो है 1 hour। यूनिट ऑफ टाइम इज यूजुअली 1 hour एंड द वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर इन 1 hour। कितने मिलीमीटर वो सेटल हुई है, ठीक है। So sedimentation occur because the density of erythrocyte is greater than the oxalated or citrated plasma। मतलब कोई भी एंटीकोगुलेंट मिक्स करेंगे फिर उसको सेटल डाउन करेंगे, ठीक है। So density of erythrocyte is greater than the oxalated or citrated plasma। Most important factor that affect the ESR is the Rowlatt formation, है ना, filing of RBC over one another। Rowlatt formation is modified by the relative proportion of fibrinogen, globulin and albumin fraction of plasma।
इसके लिए क्या करेंगे, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ एंटीकोगुलेटेड ब्लड, जिसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स है, ऑन अ माइक्रोस्लाइड एंड आफ्टर सम टाइम स्टडी द फिनोमेना ऑफ रोलक्स फॉर्मेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। ये किसके लिए है, रोलक्स फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कुछ ड्रॉप उस पर डालेंगे और उसके बाद देखेंगे उसको कि कितनी देर में वो एक के ऊपर एक इकट्ठी हो गई। ESR कैन बी मेजर्ड बाय टू मेथड्स, एक तो है वेस्टरग्रीन मेथड और एक है विंट्रोब्स मेथड। ठीक है, दोनों के लिए पिपेट होती है, एक वेस्टरग्रीन पिपेट होती है इतनी सब लॉन्ग वाली, और एक छोटी पिपेट होती है दैट इज विंट्रोब्स ट्यूब। तो जो लॉन्ग वाली है उसको वेस्टरग्रीन पिपेट बोलते हैं, और जो दूसरी वाली है उसको विंट्रोब्स ट्यूब। एक पिपेट बोलते हैं और एक को ट्यूब। तो इसमें क्या मेथड है, इसका प्रोसीजर क्या है, फ्रॉम अ बल्ब कंटेनिंग 2 ml ऑफ सिट्रेटेड ब्लड, ड्रॉप ब्लड अप टू 0 मार्क इन द वेस्टरग्रीन पिपेट, जो एक्चुअली कितनी है उसमें 0 to 200, तो 0 से 200 पूरा उसको फिल करना है, पूरा पिपेट को फिल करना है। और ये जो पिपेट होती है वो दोनों साइड से ओपन होती है। पिपेट देखिए ना आपने, हीमोग्लोबिन पिपेट देखी थी, RBC पिपेट, तो एक साइड से बंद थी एक साइड से खुली थी, ऐसा कुछ था नहीं, दोनों साइड से ओपन थी। तो जो पिपेट होती है वो दोनों साइड से ओपन होती है, और जो ट्यूब होती है वो एक साइड से क्लोज होती है, एक साइड से ओपन होती है। ठीक है, तो इसमें 0 to 200 मिलीमीटर तक हम एंटीकोगुलेंट मिक्स ब्लड को फिल कर देंगे। सेट द ट्यूब अपराइट ऑन द वेस्टरग्रीन स्टैंड। ठीक है, उसके बाद उसको स्टैंड में सेट कर देंगे। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद उसको देखेंगे, रीड द अपर लेयर ऑफ ब्लड इन द मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से एक स्टैंड है, उसमें इस तरीके से अपराइट उसको स्टैंड कर देंगे, फिर देखेंगे, नीचे से नहीं ऊपर से रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो जितना वो सेटल हुई है RBC, तो उतना वो नीचे आ जाएगा ब्लड। RBC सेटल हो गई तो वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो वो जो जितना नीचे आएगा 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 0 ऊपर है 200 नीचे है ना, तो 0 से वो जितना नीचे आया 1 mm, 2 mm और 12 mm जितना भी, वो वैल्यू आ जाएगी ESR की। ठीक है, तो 1 घंटे में RBC कितनी सेटल डाउन हुई, दैट इज 9 मिलीमीटर इन 1 आवर, ये इसकी रीडिंग आ जाएगी। द नॉर्मल वैल्यू इन मेल 3 to 9 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर, और फीमेल में 5 to 12 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर। ठीक है, रीडिंग में ये भी लिखेंगे, 1 आवर नहीं, कोई सा भी 1 आवर नहीं, फर्स्ट आवर में कितनी हुई, फिर सेकेंड आवर में कितनी हुई, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट आवर है उसी की रीडिंग ले रहे हैं। दूसरा होता है विंट्रोब्स मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम अ बल्ब कंटेनिंग 5 ml ऑफ डबल ऑक्सिलेटेड ब्लड यूजिंग अ कैपिलरी पिपेट, फिल ब्लड अप टू 0 मार्क इन द विंट्रोब्स ट्यूब which actually accounts for 100 millimeter, 0 से 100 millimeter. Set the tube upright on the Wintrobe stand. Read the upper layer of blood at the end of 1 hour. ठीक है, इसमें भी छोटी ट्यूब होती है विंट्रोब्स ट्यूब, उसको फिल कर देंगे, उसको भी उसके स्टैंड में रख देंगे, और 1 घंटे बाद उसकी रीडिंग लेंगे कि कितना वो सेटल हो गई है RBC। So नॉर्मल वैल्यू मेल में 2 to 8 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर, फीमेल में 4 to 10 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर। और फिर रीडिंग ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है, ये आपके रिजल्ट जो भी आएगा, ESR ऑफ द ब्लड सैंपल बाय वेस्टरग्रीन मेथड, जो भी आएगा 10 मिलीमीटर इन 1 आवर, और विंट्रोब से इतना मिलीमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो वेस्टरग्रीन में कितनी लंबी है, वो एक लंबी सी पिपेट होती है, दोनों साइड से ओपन होगी, 0 to 200, और इसमें सिर्फ 0 से 100, तो ऑटोमेटिकली उसके हाफ हो गई है, उससे भी छोटी होती है। ESR की सिग्निफिकेंस क्या है, एज एन इंडिकेटर ऑफ बॉडीली रिएक्शन टू टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन, ESR इज इंक्रीज इन ऑल ऑर्गेनिक कंडीशन इन कॉन्ट्रास्ट टू फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर में नॉर्मल रहती है, ऑर्गेनिक पैथोलॉजिकल कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ ESR इज ए प्रोग्नोस्टिक टूल। थर्ड रो क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो उनको बोल रही हूँ बेटा। So ESR increases with age. The upper limit of normal can be calculated as male age divided by 2 और female में age plus 10 divided by 2. फिर है पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट। पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना होता है, पीसीबी तो पढ़ा है ना आपने, क्वेश्चन भी तो किया था हेमाटोलॉजी में, कितना होता है भाई, 55% प्लाज्मा होता है ना, तो 45% सेल्स होती हैं। ठीक है, तो 45% इज द पीसीबी, सिंपल तो है।
100% ब्लड, उसमें से 55% आपका प्लाज्मा हो गया, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो सेल्स ही तो है, तो 45% होता है। कैलकुलेट भी किया है ना आपने उसमें, MCV, MCH, MCHC, ये आया था क्या कुछ आपके? So it is the simplest of all methods for detecting anemia and polycythemia. Apparatus क्या है इसके लिए? Vintrob's tube, Vintrob's stand और anticoagulated blood sample. Procedure सेम Vintrob ट्यूब को भी यहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है? जो आपने ESR में यूज की, सेम Vintrob ट्यूब को यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो Vintrob tube is filled up to 0 mark carefully with venous blood mixed with anticoagulant, double oxalate और EDTA. फिर क्या करेंगे? Tube is then centrifuged at 3000 round per minute for 30 minutes, which is repeated till the two consecutive reading of upper layer of plasma are same. पीसीवी में क्या रीडिंग आई थी आपकी, कैसे देखी थी रीडिंग? 3 लेयर सेपरेट हो जाती है ना, कौन कौन सी लेयर होती है वो? सबसे ऊपर कौन सी लेयर आएगी? प्लाज्मा की। फिर बफी कोट, वो किसका होता है? WBC और प्लेटलेट का। और सबसे नीचे वाली लेयर RBC की। सेम सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये 3 लेयर सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है? तो इट शोज एन अपर मोस्ट लेयर ऑफ प्लाज्मा जो पेल येलो कलर की होगी। नेक्स्ट लेयर व्हाइट इज थिन लेयर कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटलेट्स अबव एंड ल्यूकोसाइट बिलो कॉल्ड द बफी लेयर। The white layer separated from the layer of red cell below by a blank line which marks the upper limit of red cell layer, ठीक है? जो एक व्हाइट कलर की लाइन होगी बफी लेयर के नीचे। वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल कैन बी डायरेक्टली रीड फ्रॉम द ग्रेजुएशन ऑन द ट्यूब। नॉर्मल वैल्यू मेल्स में 36 to 52% और फीमेल्स में 35 to 46%। ये वाला डायग्राम तो देखा है ना आपने, है ना? ऊपर प्लाज्मा आ जाता है, नीचे ये बीच में ये बफी लेयर और नीचे पैक्ड सेल RBC। ठीक है? अब ये इंक्रीज कब हो जाएगी? पीसीवी इज इंक्रीज इन ऑल केसेस ऑफ पॉलीसाइथीमिया। पीसीवी इंक्रीज का मतलब क्या हो रहा है? सेल्स के साथ सेल बढ़ रही है ना? तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? आरबीसी का बढ़ जाना, है ना? तो ऑल केसेस ऑफ पॉलीसाइथीमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, बर्न्स, इन सब में क्या होगा? कंजस्टिव हार्ट, जैसे बर्न्स की बात करें कॉमन, तो क्या होता है इसमें? फ्लूइड बर्न हो जाएगा, है ना? तो नंबर सेल्स का प्रोपोर्शनेटली रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? एंड डिक्रीज पीसीवी सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ एनीमिया, प्रेगनेंसी ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। प्रेगनेंसी में कम नहीं होंगी, लेकिन ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन ऐसा लगेगा कि सेल्स कम हो गई हैं, ठीक है? एंड इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एंटीकोगुलेंट आपको पता ही है, एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, क्या करते हैं? एंटीकोगुलेंट का फंक्शन क्या होता है? होने से रोकना, है ना? तो सबसे मेन रोल जो है एंटीकोगुलेंट में कौन प्ले करता है? कैल्शियम प्ले करता है ना? अलग पढ़ाई चल रही है तुम्हारी तो, क्या पढ़ रहे हो स्पेशल? दिखा दो हमें भी। इलेक्शन? अच्छा, पॉलिटिशियन बनना है तुम्हें? तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं? ये तो क्या है, बुक में सब कुछ दे रखा है, और जब लीडर चेंज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, सही है ना? ये सब कुछ तो बुक में दे रखा है अच्छे से, तो क्लास में आने की जरूरत क्या थी? रिजल्ट आने देते जो भी हो रहा है उसका। So anticoagulant EDTA by removing ionic calcium which is an essential clotting factor। कौन से नंबर पे आता है क्लॉटिंग फैक्टर में कैल्शियम? बताओ क्लॉटिंग फैक्टर कौन बताएगा सारे सीरीज में? फर्स्ट इज प्रोथ्रोम्बिन, F फॉर फर्स्ट, F फॉर फिब्रिनोजन, सिंपल याद रखो, ठीक है? सेकेंड फिब्रिनोजन, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, अभी जो बोल रहे थे। थर्ड, अरे थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? अरे दोनों पाथवे लिखे हैं आपने, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में आता है, इंट्रिंसिक में आता है थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर? थ्रोम्बोमाइसिन, क्या? काइनेज? नहीं, काइनेज तो क्या होता है? एंजाइम होता है, क्या होता है? काइनेज क्या करता है? थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ इज, फिफ्थ इज
फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर खोल ली बुक, मिल गया या गूगल पे कर लिया? बुक खोल ली। फिफ्थ इज लेवाइल, सिक्स अननोन, सेवेंथ इज याद ही नहीं है तुम्हें क्लॉटिंग फैक्टर। सेवेंथ कौन सा है क्लॉटिंग फैक्टर? सेवेंथ क्लॉटिंग फैक्टर हे भगवान, सेवेंथ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पता तुम्हें? एट्थ बताओ। पीटीए। एट्थ इज एएचएफ, फुल फॉर्म नहीं बता रही हूँ। एंटी हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन फैक्टर, राइट। नाइन्थ इज आपका फेवरेट क्रिसमस। टेंथ इज लिटिल नहीं, प्रावर। PROWER। नर्सरी की राइम थोड़ी चल रही है इधर। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट का आपको पता ही है, नाम बता देती हूँ खाली। मेन जो इनका फंक्शन होता है कोगुलेशन को रोकना, है ना, क्लॉटिंग ना हो। और इसके लिए जो मेन इनका फंक्शन होता है वो क्या होता है, या तो जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर है उनको इनएक्टिवेट कर दो, उनको इनहिबिट कर दो, या फिर कैल्शियम के साथ कोई सॉल्ट बना लो, है ना। ठीक है, जिससे कि कैल्शियम क्लॉटिंग ना कर पाए। ये सारे इन विवो एंटीकोगुलेंट है, हेपारिन, डाइक्यूमेरॉल एंड वारफेरिन। So this is all about ESR PCB in osmotic fragility. लाओ एक पेन कॉपी दे दो अटेंडेंस।